बिस्मिल्लाह शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की किस्त नंबर 73 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इस किस्त में हम बयान करेंगे मिस्र की फतह। तो दोस्तों, जब बैतुल मुक़द्दस तशरीफ ले गए थे फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उमर बिन आस ने इनसे मिस्र पर फौज कशी की इजाजत हासिल कर ली थी। चुनांचे फ़ारूक आज़म ने हजरत ज़ुबैर बिन अलूम से मिस्र पर फौज कशी की इजाजत को उमर बिन आस की कुमकी मुकर्रर फरमाया था। उमर बिन आस 4000 इस्लामी लश्कर लेकर मिस्र की जानब रवाना हुए। मिस्र के बादशाह मनकोश के पास फ़ारूक आज़म की हदायत के मुवाफ़िक हजरत उमर ने 3 शर्तें यानी इस्लाम, जजिया और जंग लिखकर भेजी। आजकल मिस्र में रूमी सरदार रतबून भी माँ अपनी तमाम फौज के मुकीम था। सबसे पहले अरतबून अपनी फौज लेकर आगे बढ़ा। सख्त मार्का के बाद शिकस्त खाकर भागा। मुसलमानों ने आगे बढ़कर मकाम ऐन शम्स का मुहासरा कर लिया और यहीं से मिस्र की फौजी छावनी हसार फरमा और अस्कंद्रिया के मुहासरे के लिए 2 रास्ते रवाना किए। तीनों जगह चंद रोज तक लड़ाई और मुहासरे की सैर जारी रही। बिलाखिर ऐन शम्स वालों ने जजिया देकर सुलह कर ली। सुलह के बाद हजरत अमर बिन आस ने इन कैदियों के वापस देने से इनकार किया जिनको बहालत जंग इससे पहले गिरफ्तार कर चुके थे। ये मामला फ़ारूक आज़म की खिदमत में पेश हुआ तो आपने अमर बिन आस को लिखा कि मिस्रियों की तमाम कैदियों को वापस कर दो। इसके बाद हजरत उमर बिन आस ने हजरत ज़ुबैर बिन अलूम को सिपह सालार बनाकर मकाम निस्तात की तरफ रवाना किया। यह एक जबरदस्त किला था जिसकी हजरत ज़ुबैर ने जंग बेसारो पैकार के बाद फतह कर लिया था। फिर अमर बिन आस ने अस्कंद्रिया पर हमला किया। 3 महीने के मुहासरे के बाद अस्कंद्रिया मतबूआ हुआ और मकतूश शाह मिस्र ने जो अस्कंद्रिया में मुकीम था इस शर्त पर सुलह की कि जो शख्स अस्कंद्रिया से जाना चाहे इसको जाने दिया जाए और जो अस्कंद्रिया में रहे इसको रहने दिया जाए। फतह अस्कंद्रिया के बाद हजरत अमर बिन आस ने अपने तमाम फौजी सरदारों और लश्करियों को अस्कंद्रिया में ठहरा कर बिला दुआ इतराफ मिस्र की तरफ कब्जा और दखल और तंजाम कायम करने के लिए तैनात किया और मिस्र से फारिग होकर तौबा की जानब तवज्जो की। तो दोस्तों, फतह मदैन और जलूला के बाद यज़ो जरो मकाम रे में जाकर मुकीम हुआ था। वहां के मर्जबान मुसम्मी अबान जादुया ने यज़ो जरो के क्याम की अपनी हुकूमत और इख्तियारात की मुनाफी देकर बेवफाई की अलामात का इजहार किया और यज़ो जरदर से रवाना होकर इस्फहान चला गया। इस्फहान के चंद रोज क्याम के बाद करामान की तरफ आया। वहां से फिर वापस इस्फहान में जब मुसलमानों ने सुबह अहवाज पर तसरफ किया तो यज़ो जर्द मशरकी ईरान यानी खरासान के शहर मरो में आकर मुकीम हुआ। यहाँ इसने एक आतिशकदा बनवाया और इत्मीनान के साथ रहने लगा। इसका ख्याल था कि अहले अरब अब आगे नहीं बढ़ेंगे और सरहदी मकामात तक इनकी फतवात का सिलसिला खत्म हो जाएगा। लेकिन आवाज की तमाम कमाल मुसलमानों के कब्जे में चले जाने और हरमजान के गिरफ्तार होकर मदीने चले जाने की खबर सुनकर इसको तैश आया और वो फिर एक मरतबा पूरी कव्वत के साथ मुसलमानों के इत्तिसाल की गर्ज से फौजों के फराहम करने में मसरूफ हुआ। इसने इतराफ और जवानब की अमरा को खतूत लिखे और मुसलमानों के मुकाबले के लिए गैरत दुलाकर आमादा और मुस्तैद बनाया। चुनांचे यजीद जदर कि इन कोशिशों के नतीजे में यक तबरस्तान, जरजान, खरासान, इस्फहान, हमदान, सिंध वगैरह मुल्कों और सूबों में मुसलमानों के खिलाफ सख्त जोश और मुस्तैदी पैदा हुई और जोक दर जोक लश्करी को लोग यज़्दोजर्द की खिदमत में आकर जमा होने लगे। यज़्दोजर्द ने फरोज और बकौल दिगर मरवान शाह को सिपह सलार बनाकर 1.5 लाख लश्कर जरार के साथ नहामद की जानब रवाना किया। यहाँ ये 1.5 लाख का लश्कर जमा हो रहा था। वहां मदीना मुनव्वरा में फ़ारूक आज़म
बलाद ईरान में खुश पेश कदमी की इजाजत मुसलमानों को दे चुके थे। इन्हीं अयाम में मदीना के अंदर खबर पहुंची कि 1.5 लाख का लश्कर नहावंद में मुसलमानियों के जमा हो गया है। फरूक आजम ने इस लश्कर के मुकाबले के लिए खुद जाने का इरादा किया, लेकिन हजरत अली, हजरत उस्मान गनी और हजरत तला ने फरूक आजम के जाने को मुनासिब न समझा। इस राय से इख्तलाफ किया। फरूक आजम के इन बुजुर्गों की राय को मंजूर करके कूफा के फौज के सेपह सलार नौमान बिन मुकर्रन को मुकर्रर करके हुक्म दिया कि कूफा के करीब किसी चश्मा पर जाकर क्याम करो। इन्हीं याम में हजरत साद बिन वक्कास को फरूक आजम ने मदीना मुनव्वरा में अपने पास बुलवाया था। वो फरूक आजम की खिदमत में हाजिर थे। इनसे दरियाफ्त किया गया कि तुम कूफा में किसको अपना कायम मुकाम बनाकर आए हो। उन्होंने अर्ज किया कि अब्दुल्ला बिन अतबान को। फरूक आजम ने अब्दुल्ला बिन अतबान को लिखकर भेजा कि कूफा की अफवाज को नौमान बिन मुकर्रन के साथ रवाना कर दो और फलां चश्मा पर नौमान बिन मुकर्रन के पास भेज दो। उन्होंने इस हुक्म की तामील की। हजीफा बिन अलमियान और नईम बिन मुकर्रन के हमरा फौज मरतब करके रवाना कर दी गई। साथ ही आहवाज की मुकीम अफवाज को लिख भेजा कि फारस और इस्फान की नाकाबंदी करो ताकि अहले नहावंद को ईरानी इमदाद न पहुंचा सके। नुमान बिन मुकर्रन के पास जब फौजें जमा हो गई तो उन्होंने अपने भाई नईम बिन मुकर्रन को मुकदमातुल हबैश का अफसर मुकर्रर किया। मैमिना हजीफा बिन अलमियान को दिया। मैसरा सवेद बिन मुकर्रन को सफेद किया। प्यादा फौज पर ककाह को और साका पर मजाशम जो बिन मसूद को मुतैन और मामूर किया। इस तमाम इस्लामी लश्कर की तादाद 30,000 थी। कूफा से रवाना होकर यह लश्कर नहावंद की तरफ बराबर बढ़ता जा रहा था और वहां से 9 मील के फासले पर क्याम किया। इधर से ईरानी लश्कर भी जिसकी तादाद 1.5 लाख थी मैदान में निकल आया। चहार शंबा के रोज लड़ाई शुरू होकर जमरात तक जारी रही और कोई फैसला फतह और शिकस्त का ना हो सका। जुमा के रोज से ईरानी फिर शहर पुना के अंदर चले गए। उन्होंने शहर के बाहर लोहे के गोखरों बिछा कर रखे थे, जिनकी वजह से इस्लामी लश्कर की फसील के करीब नहीं जा सकता था। ईरानी जब चाहते दरवाजे से निकलकर मुसलमानों पर हमला आवर हो जाते थे। ये रंग देखकर नौमान ने सरदारान लश्कर को अपने खेमे में बगैर मशवरा तलब किया और हर एक से लड़ाई के मुताबिक राय तलब की। हजरत तलैया बिन खालिद की राय सबको पसंद आई और इसी के मुताबिक इस्लामी फौज मरतब और मुसल्लह होकर 6-7 मील शहर से पीछे हटकर मुकीम हो गई और ककार थोड़ी सी फौज लेकर शहर वालों पर हमला आवर हुए। ईरानी इसी थोड़ी सी फौज को हमला आवर देकर बड़े जोश खरोश के साथ मुकाबलों को निकले। हजरत कका ने ईरानियों का मुकाबला करते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू किया। ईरानी फतह की खुशी में इनकी जमीयत को दबाते हुए आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि अपनी खंदकें वगैरह से बहुत फासला आकर इस्लामी ताज़ा दम फौज के जद में आ गए। नौमान बिन मुकर्रन और इनके साथ तमाम इस्लामी लश्कर ने नारा तकबीर के साथ यक हमला किया तो ईरानी लश्कर नहायत बेसरो समानी के साथ भागा। मुसलमानों ने इनको बेदरे कत्ल करना शुरू किया। ऐन मार का फत्ताल की शिद्दत के आलम में हजरत नौमान बिन मुकर्रन जख्मी होकर घोड़े से गिरे। इनके भाई नईम बिन मुकर्रन ने फौरन अपने भाई के कपड़े पहनकर अलम हाथों में ले लिया और लश्कर वालों को आखिर तक अपने सिपह सलार के शहीद होने का हाल मालूम ना हुआ। ईरानी लश्कर जो मैदान से सरासीमा होकर भागा, इन गोखरों से जो मुसलमानों के लिए बिछाए गए थे अपने आप को न बचा सका और खुद इन गोखरों में मुतला होकर हजारों ईरानी हिलाक हो गए। ईरानी सरदार नहावंद से भागे और तमाम भगौड़े हमदान में आकर जमा हुए। नईमो कका ने अपने फरारियों का पाशना को पहुंचकर हमदान का मुआसरा कर लिया। बासानी हमदान पर इस्लामी कब्जा हो गया। हजरत नौमान की शहादत के बाद हजरत हजीफा बिन अलमियान लश्कर इस्लाम के सिपह सलार मुकर्रर हुए थे। उन्होंने नहावंद पहुंचकर माले गनीमत जमा किया, यहाँ की आतिशकदे को बुझाया। एक मोहब्बत ने खुद हजरत
حذیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش قیمت جوہرات کا ایک صندوق چاہ جو اس کے پاس شاہی امانت کے طور پر رکھا تھا پیش کیا۔ حضرت حذیفہ نے مال غنیمت لشکر میں تقسیم کیا اور خمس کے ساتھ جو جوہرات کا صندوقچہ بھی فاروق اعظم کی خدمت میں سیب بن الرقاع کے ہاتھ روانہ کیا۔ فاروق اعظم کو چند روز سے کوئی خبر جنگ کو نہیں پہنچی تھی اور بہت پریشان تھے کہ سیب بن الرقاع خمس ماہ جوہرات اور فتح کی خوشخبری لے کر پہنچے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوشی ہوئے، جوہرات کو بیت المال میں داخل کرا کر سیب کو واپس جانے کا حکم دیا۔ سیب کو کوفہ میں داخل ہی ہوئے تھے کہ فاروق اعظم کا فرزادہ قاصد بھی ان کے پیچھے کوفہ میں داخل ہوا اور سیب کو پھر مدینہ کی طرف لوٹا کر لے گیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ فرشتے ان جوہرات کے رکھ لینے پر مجھے عذاب کی دھمکیاں دیتے ہیں، لہذا میں ان کو بیت المال میں ہرگز نہ رکھوں گا۔ تم ان جوہرات کو لے جاؤ اور فروخت کر کے ان کی قیمت لشکر اسلام میں تقسیم کرو۔ صاحب نے کوفہ میں ان جوہرات کو عمرو بن حرمیت مخزومی کے ہاتھوں 2 لاکھ درہم پہ فروخت کیا اور 2 لاکھ درہم مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ عمرو بن حارث نے ان جوہرات کو فارس میں لے کر 4 لاکھ درہم کو فروخت کر دیا۔ فاروق اعظم کا قاتل ابو لولو نہامت کا باشندہ تھا اور اسی لڑائی میں گرفتار کیا گیا تھا۔ فتح نہامت کے بعد ہمدان فتح ہوا۔ چند روز کے بعد ہمدان والوں نے بغاوت اختیار کی۔ فاروق اعظم نے اس کے بعد ایران کے مختلف صوبوں اور مختلف سمتوں کی طرف مختلف سردار نامزد فرما کر حکم فرما ملک تسخیر کرتے اور بد امنی دور کر کے امن و امان قائم کرتے چلے جاؤ۔ چنانچہ کوفہ اور بصرہ دونوں چھوڑیوں کی سپاہ اور سردار تسخیر ایران کے کام میں مصروف ہو گئے۔ یہ عام لشکر کئی مذکورہ بالا واقعات کے بعد سن 21 ہجری میں شروع ہوئی لشکر کشی کا حکم فاروق اعظم نے ایرانیوں کی آئے دن بغاوتوں اور سازشوں سے تنگ آ کر دیا تھا، ورنہ فاروق اعظم کی خوشی یہی تھی کہ ہم اپنے مقبوضہ علاقوں پر قابض رہیں اور اس حالات میں رہیں کہ ہم کو ایرانی چڑھائیوں کا خطرہ نہ ہو۔ غرض ایران میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور اول اصفہان عبداللہ بن عبداللہ کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ حضرت نعیم بن مقرن نے رے آذربائیجان کو بڑے خون ریز مارکے کے بعد فتح کیا۔ نعیم بن مقرن کے بھائی سویت بن مقرن نے کومس کو فتح کر لیا۔ رستم مذکور مقتول کا بھائی اسفندیار حضرت عقبہ کے مقابلہ میں گرفتار ہوا اور پھر جزیہ ادا کرنے کی شرط پر رہا ہوا۔ سوید بن مقرن نے کومس کے بعد جرجان کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد کل صوبہ قبرستان مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت یکسر نے آرمینیا فتح کیا۔ عبد الرحمن بن ربیعہ نے شہر بزا اور علاقہ خزرہ فتح کر لیا۔ عاصم بن عمرو نے سن 23 ہجری میں ملک سستیان اور سہیل احمد عدی نے کرمان فتح کیا۔ حکم بن عمرو نے مکران یعنی بلوچستان کا ملک فتح کیا اور جنگ عظیم کے بعد اس ملک کے راجہ راسل نے جو ایرانیوں کو طرفدار تھا شکست کھائی۔ حکم بن عمرو نے فاروق اعظم کی خدمت میں فتح کی خوشخبری کے ساتھ چند ہاتھی بھی جو لوٹ میں آئے تھے بھیجے۔ حضرت سہار ابدی حضرت حکم کی طرف سے یہ خوشخبری اور ہاتھی لے کر مدینہ گئے تھے۔ سہاری ابدی سے فاروق اعظم نے اس نواح کے حالات معلوم کرنے کے بعد حکم بن عمرو کو لکھا کہ بس جہاں تک پہنچ گئے ہو یہیں رک جاؤ، اب آگے نہ بڑھو۔ اور اوپر ہم بیان کر چکے کہ یزو جرد خراسان یعنی مرو میں مقیم تھا۔ فاروق اعظم نے خراسان کی فتح کا حال علم انف بن قیس کو دیا جس نے اول ہرات کو فتح کیا۔ اس کے بعد وہ مرو یعنی شاہ جہان کی طرف بڑھے۔ یزو جرد یہی مقیم تھا۔ وہ مرو شاہ جہاں سے مرو دور چلا گیا اور خاقان چین نژد دوسرے سلاطین کو امداد کے لیے خطوط لکھے۔ حنف بن قیس مرو شاہ جہان پر قبضہ کرتے ہوئے مرو دودھ کی طرف بڑھے۔ یزو جرد یہاں سے بھی بھاگا اور بلخ میں جا کر دم لیا۔ خراسان میں چونکہ
यज़ो जर्म मकीम था और यहाँ सख्त मार का पेश आने का एहतमाल था, इसलिए फ़ारूक आज़म ने अगब बिन कैस की कुम के लिए कई फौजी दस्ते तजर्बाकार और बहादुर सिपह सलारों को मतहती में रवाना किए। ये ताज़ा दम फौज जब अगब बिन कैस के पास पहुंच गई तो उन्होंने तमाम लश्कर को हमरा लेकर बलक पर हमला किया, मगर यज़ो जरब शिकस्त खाकर भागा और दरियाए जंजूम से उतरकर तर्कस्तान के इलाके में चला गया। अगब बिन कैस ने तमाम खरासान पर कब्जा करके मरो को सदर मुकाम करार दिया। खरासान की फतह का हाल जब फ़ारूक आज़म को मालूम हुआ तो अगब की बहादुरी और मरवाना कारनामों की तारीफ की, लेकिन फरमाया कि काश हमारे और खरासान के दरमियान आग का दरिया हायल होता। मुद्दा आपका यह था कि फतवात की वसत कोई अच्छी बात नहीं है। आपने अनफ बिन कैस को लिखा कि तुम जहां तक पहुंच चुके हो इससे आगे हरगज ना बढ़ो। यज़ जबर जब खाकान के पास फरागान में पहुंचा तो इसने इसकी बड़ी इज्जत की और जबरदस्त फौज लेकर यज़ो जर के हमरा खरसान की तरफ रवाना हुआ। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।